नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन संस्थान CIS कोचिंग क्लासेज में। मैं अजय मिश्रा। आपको अपने कल की क्लासेज में हमने बताया कि हमारा संविधान किस प्रकार बना और इसके बनने की क्या क्या प्रक्रिया रही। तो इसी संदर्भ में आज हम आगे बात करते हैं कि अंग्रेजों द्वारा जिन अधिनियमों को बनाया गया अपने कंपनी के शासन को संचालित करने के लिए, वही अधिनियम बाद में भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बने। तो भारतीय संविधान को जानने और समझने के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इस अधिनियम को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर इन अधिनियमों द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप इनसे बनने वाले प्रश्नों को जानें। तो आइए हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने किस प्रकार कंपनी के शासन को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या नियम बनाए। तो अंग्रेजों द्वारा जो अधिनियमित पहला नियम है वह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, जो वास्तव में कंपनी के कार्यों को संचालित करने के लिए 1773 में बनाया गया। दोस्तों, इस अधिनियम से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वह यह बनता है कि सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई। तो सुप्रीम कोर्ट की सर्वप्रथम स्थापना आप ये जान लीजिए कलकत्ता में की गई, और वो इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई, और वो भी 1774 में की गई। तो दोस्तों, इसमें जो और सबसे बड़ी बात यह है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, अर्थात पद नाम जो था वो गवर्नर जनरल हो गया, जो कि पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता है। तो यह दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक है, लेकिन नहीं दोस्तों। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल जो था वह वारेन हेस्टिंग बोला जाता है, क्योंकि वह भारत का गवर्नर जनरल न होकर के बंगाल का गवर्नर जनरल था, और भारत का गवर्नर जनरल वह आपके 1833 के अधिनियम के द्वारा हमारे सामने बात आती है बाद में। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि 1881 का सेटलमेंट एक्ट आता है। यह वास्तव में 1888 का सेटलमेंट एक्ट जो था वह कहीं न कहीं रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने का प्रयास इस एक्ट में किया गया। तो साथियों, अपने समय समय पर अपने शासन संचालन को अपने अनुरूप करने के लिए तथा कंपनी पर किस प्रकार जो है कि अपने संसदीय नियंत्रण को स्थापित किया जाए, इस संदर्भ में इन एक्टों को समझा जा सकता है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, सबसे पहले तो इसमें प्रश्न जो बनते हैं कि 1784 में अंग्रेजों द्वारा किस कानून को बनाया गया। तो वहाँ आप ये जानिए कि पिट्स इंडिया एक्ट, चूँकि पिट्स महोदय द्वारा इस पिट्स इंडिया एक्ट का निर्माण किया जाता है या इनके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, इसलिए इसको जो है पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट की बात यह है कि मित्रों, इस अधिनियम के द्वारा दोहरे प्रशासन की शुरुआत होती है। दोहरे प्रशासन से आशय यह होता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, दो संस्थाओं का गठन किया गया, और इनको यह जिम्मेदारी दी गई कि आप जो है समय समय पर कंपनी के कार्यों के संचालन का आप जो है कि प्रस्तुतिकरण वहाँ संसद में करते रहेंगे। तो कहने का आशय ये, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को व्यापारिक मामलों की जिम्मेदारी दी गई, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद साथियों आता है आपका 1793 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस अधिनियम द्वारा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में किए गए कार्यों का यहाँ पर जो है वो किया जाता है,
बढ़ाया जाता है उसको। सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम इसमें दोस्तों 1813 का चार्टर अधिनियम है, जिसके तहत कंपनी के एकाधिकार को 20 कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है, लेकिन कंपनी के एकाधिकार को जो भारत के साथ उसका व्यापार करने का था उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, तो वह आपका 1813 का अधिनियम है दोस्तों। चार्टर एक्ट का ये अधिनियम है कि जिसके द्वारा यह समाप्त किया जाता है। तो यहाँ पर हम यह देखते हैं दोस्तों कि भारत के संदर्भ में इस एकाधिकार को तो समाप्त कर दिया जाता है, परंतु अन्य पूर्वी देश चीन आदि के साथ इस एकाधिकार को कायम रखा जाता है। अच्छा, इस एक्ट की सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि 1813 के एक्ट के द्वारा ही सर्वप्रथम जो है हमारे यहाँ ईसाई मिशनरियों को, ईसाई पादरियों को अपने धर्म प्रचार के लिए आने की छूट दी गई। कहने का मतलब ये है कि 1813 के अधिनियम के द्वारा हमारे यहाँ ईसाई मिशनरियों ने प्रवेश किया। अच्छा, अब दोस्तों उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक्ट आता है आपके सामने, जिसको हम चार्टर एक्ट के द्वारा जानते हैं, वह है 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण बात जो है दोस्तों यह थी कि इस अधिनियम में कंपनी को पूर्णतया उसके व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं और उसको प्रशासनिक शासनिक कार्य पूरी तरह से सौंप दिए जाते हैं। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात यह है इस अधिनियम में कि इसी अधिनियम में यह कहा गया कि अब जो गवर्नर जनरल है वह भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। उस समय यह हुआ कि जो भी ब्रिटिश प्रांत थे, चीफ कमिश्नरियाँ थी, देसी रियासत थे, उनको मिलाकर के एक संघ बनाने की बात चल रही थी। तो उसमें यह कहा गया कि 1833 अधिनियम में कि अब जो गवर्नर जनरल होगा वह भारत का गवर्नर जनरल बोला जाएगा। इसी अधिनियम के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल बोले जाते हैं। तो साथियों आप ये बिल्कुल कंफ्यूज न करिएगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है। अक्सर जो है लोग वारेन हेस्टिंग मार देते हैं, लेकिन नहीं, वारेन हेस्टिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नहीं कहा जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक कहा जाता है, जबकि प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को माना जाता है। तो 1833 अधिनियम के तहत एक और चीज़ सामने आती है कि 1833 में ही गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की जाती है, विधि आयोग का गठन किया जाता है, जिसके पहले अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले हैं। तो आप इसको याद रखिएगा कि विधि आयोग का गठन 1833 अधिनियम के द्वारा किया गया और जिसके जो है अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। और दोस्तों एक इसमें खासियत और थी 1833 के अधिनियम में कि इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा कई सुधारवादी कदम उठाए गए, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने सुना होगा कि 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम लाया गया, जो वास्तव में इसी काल का है जब 1833 का एक्ट वो होता है और विलियम बेंटिक के ही समय का है। और भी इसमें जो है कि काफ़ी कार्य किए गए इस एक्ट में, जैसे कि दास प्रथा के उन्मूलन के तहत कार्य किए गए और नामजदगी का सिद्धांत वगैरह बाद में आता है। अच्छा दोस्तों, फिर हम आते हैं 1853 के चार्टर एक्ट पे। फिर कहीं ना कहीं 1853 का चार्टर एक्ट, फिर 1857 का भारत शासन अधिनियम। यहाँ दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि कभी कभी यह एक्ट जो पूछे जाते हैं यह नामों से पूछे जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि 1857 ईस्वी में जो एक्ट है ये भारत शासन अधिनियम कहा जाता है, और 1833 का जो आप देख रहे हैं यह चार्टर एक्ट के नियम के तहत कहा जाता है। तो कभी कभी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में
कूट करके सिर्फ सन दे दिए जाते हैं और उनके आगे उन अधिनियम को लिख दिया जाता है, जिससे कि आप जो है आपसे यह जानकारी प्राप्त की जा सके कि आप वास्तव में उन अधिनियम को पूरी तरह से जान रहे हैं। तो 1857 का अधिनियम, भारत का शासन अधिनियम जो है, यह 1858 नहीं 57 नहीं 58 होगा। ये भारत का 58 है, क्योंकि 57 में जब जो है हमारे यहाँ जो है कि स्वतंत्रता की क्रांति होती है 1857 में, तो उसके बाद लॉर्ड डलहौजी की गलत नीतियों के कारण हमारे यहाँ 1857 की क्रांति होती है, तो उनको फिर वहाँ से हटा दिया जाता है। फिर बाद में 1858 के अधिनियम के तहत ही काफ़ी कुछ कार्यों का संचालन किया जाता है। तो दोस्तों हम देखते हैं इस प्रकार धीरे धीरे 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1873 का अधिनियम, शाही उपाधि अधिनियम 1876, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। दोस्तों 1909 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, जो कि नाम है मार्ले मिंटो अधिनियम। तो यह आप ध्यान दीजिएगा कि इस अधिनियम को कभी कभी सिर्फ 1919 दे करके यह पूछा दिया जाता है कि 1919 का अधिनियम किसके नाम पर पड़ा है। तो वास्तव में मार्ले जी जो थे वह भारत सचिव थे और मिंटो जी उस समय यहाँ गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे, इसलिए इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। और 1900 मार्ले मिंटो अधिनियम की यह खासियत थी कि सांप्रदायिक निर्वाचन की एक प्रणाली का इन्होंने विकास किया। वह प्रणाली यह थी कि पता चला कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वह अपने ही अल्पसंख्यक वर्ग से ही प्रतिनिधि को चुनेगा। कहने का मतलब यह है कि जो प्रतिनिधि अल्पसंख्यक वर्ग का होगा उसके मतदाता भी अल्पसंख्यक होंगे। लेकिन यहाँ के नेताओं को यह रास नहीं आया और इसका जो है कि विरोध किया गया। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों 1919 में आता है, जिसको हम चेम्सफोर्ड सुधार, चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों इस अधिनियम के सबसे बड़ी खासियत यह थी कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की जो कमियां थीं उन कमियों को इस अधिनियम में दूर करने का प्रयास किया गया। आप लोगों ने यह सुना होगा कि प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम से हुई, यह प्रश्न बहुत पूछता है। तो वह है 1919 का चेम्सफोर्ड अधिनियम ही है, जिसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत होती है। वास्तव में द्वैत शासन होता क्या है? तो द्वैत शासन की एक प्रणाली है जिसमें हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय, दो विषय होते हैं, उस पे शासन की दो प्रक्रियाएं चलती हैं, इसलिए यहाँ इसको द्वैत शासन नाम दिया गया है। तो दोस्तों आपसे एक प्रश्न यह भी महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है कि 1919 शासन के द्वारा ही महिलाओं को सर्वप्रथम वोट डालने का अधिकार दिया गया। तो अगर आपसे कभी यह प्रश्न पूछता है कि महिलाओं को मतदान करने का अधिकार सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा दिया गया, तो वह दोस्तों 1919 का चेम्सफोर्ड अधिनियम है। तो साथियों आज हम यहाँ अभी इस वीडियो में बहुत सतही बात कर रहे हैं। सतही बात इसलिए कर रहे हैं कि अभी इसको जो है कि उस अनुपात से या उस तरीके से नहीं बताया जा रहा है। आप यहाँ अभी सतही ज्ञान को लीजिए और आपको और भी ज्ञान इस बारे में दिया जाएगा, क्योंकि जिस चीज़ को मैं यहाँ आपसे बता रहा हूँ वह हाईलाइट और परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे भारतीय संविधान के आधे से अधिक भाग इस अधिनियम द्वारा प्रभावित हैं।
हालांकि इस अधिनियम की नेहरू जी द्वारा और कई लोगों के द्वारा भर्त्सना की गई कि यह अधिनियम कहीं न कहीं भारतीयों को सिर्फ लॉलीपॉप देने के समान है। तो आइए हम जानते हैं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में क्या बात थी, क्या खासियत थी जो कि भारतीय संविधान को इसने सबसे अधिक प्रभावित किया। तो साथियों, सर्वप्रथम तो हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान में 1935 के अधिनियम का क्या योगदान है। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा ही सर्वप्रथम अखिल भारतीय संघ की बात की गई, अर्थात यह कहा गया कि ब्रिटिश प्रांत जो हैं और चीफ कमिश्नरियों को मिला करके, बाकी देशी रियासतों को भी मिला करके, जिनका मन हो, देशी रियासतों के संदर्भ में यह बात की गई थी कि वह अखिल भारतीय संघ में शामिल हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। यही थोड़ा सा इस अधिनियम में कुछ ऐसी कमियां थी जिनके कारण बाद में भारत में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। तो एक अखिल भारतीय संघ के स्थापना की बात इस 1935 के शासन अधिनियम में की जाती है। साथ ही दोस्तों 1919 के चेम्सफोर्ड सुधार में जो कि प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया और यही व्यवस्था केंद्र में द्वैत शासन के रूप में लागू हुई। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो द्वैत शासन की व्यवस्था 1919 के अधिनियम द्वारा, चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा लाई गई थी, वह 1935 के अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दी गई। तो यह दोनों प्रश्न पूछा जाता है कि द्वैत शासन किस अधिनियम के द्वारा लाया गया और द्वैत शासन की समाप्ति जो है प्रांतों में किस अधिनियम के द्वारा की गई। तो वो 1935 के द्वारा की गई। अच्छा दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा एक महत्वपूर्ण बात और यह रही कि इस अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय, जिसको कि फेडरल कोर्ट कहते हैं, उसकी स्थापना की गई। और वह कहाँ की गई दोस्तों? दिल्ली में की गई। वह स्थापना दिल्ली में की गई और वह 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही की गई। तो दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप जब भी इन अधिनियमों को पढ़ते हैं तो 1935 का भारत शासन अधिनियम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि यहाँ से सबसे अधिक प्रश्न आपके आते हैं। तो 1935 का अधिनियम जो है वह काफ़ी दिनों तक, एक प्रकार से आप देखेंगे, जब तक भारत का संविधान बनकर के तैयार नहीं हो जाता पूर्ण रूप से, तब तक भारत का संचालन कहीं न कहीं इसी अधिनियम से चलता रहा। तो दोस्तों फिर हम बात करते हैं अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सबसे लास्ट अधिनियम की, जो कि 1947 का भारत का स्वतंत्रता अधिनियम कहलाता है, जो कि 4 जुलाई 1947 के दिन ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित किया गया। ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित किया गया और 18 जुलाई, अच्छा ये दोस्तों आप बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये प्रस्तावित जो 4 जुलाई हमने नाम लिया, यह पूछता है कि ब्रिटिश संसद में स्वतंत्र भारत का अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया। तो वह 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया गया और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ। इस अधिनियम के तहत ही 15 अगस्त 1947 को 2 अधिराज्य भारत और पाकिस्तान जो है कि सामने आए। तो दोस्तों इस तरह हम देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा अपने शासन सत्ता को बनाए रखने के प्रयास में जिन अधिनियमों का अधिनियमन किया गया, वह अधिनियम कहीं न कहीं भारतीय संविधान के विकास में मील के पत्थर साबित हुए। तो दोस्तों आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह जितने भी अधिनियम हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन अधिनियमों को आप बिल्कुल पर डे, बल्कि आप 1 या 2 दिन
का समय 1 या 2 दिन क्या, आप पर डे इनको देखिए, क्योंकि ये जान लीजिए कि छोटी से बड़ी परीक्षाओं में इनसे आपको प्रश्न मिलना है, 100% मिलना है। और ख़ास करके इन अधिनियमों में जो अधिनियम बहुत अधिक फोकस करने लायक हैं वह 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम और ये चेम्सफोर्ड अधिनियम। उसके बाद फिर हम चले जाते हैं आपका 1833 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट और उसके बाद आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यह जितने अधिनियम हैं या जो है एक्ट हैं दोस्तों, इनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि यहाँ अभी हम पूरी तरह से इसको लिख नहीं पा रहे हैं। आने वाले समय में हम आपको एक एक अधिनियम में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खासियत है, क्या क्या उसके संवैधानिक महत्व हैं और उसकी विशेषताएं क्या हैं, हम इन पे चर्चा करेंगे। अभी तो आपसे एक सतही चर्चा हो रही है कि यह अधिनियम क्या है। अच्छा, एक चीज़ और साथियों, इस अधिनियम को जैसे हमने लिखा है, कभी कभी इसका क्रम भी पूछा जाता है। आपकी बड़ी परीक्षाओं में जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया या यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो गया, तो उसमें कभी कभी इन एक्टों को पूछ दिया जाता है और इन एक्टों को पूछने के बाद उनके वर्ष को सामने दे दिया जाता है और उनसे मूल्यांकन करने की बात कही जाती है। जैसे हम आपको अभी एक उदाहरण के तौर पे समझाते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया 1773 और यहाँ हमने लिख दिया 1784, यहाँ हमने लिख दिया 1813 और यहाँ हमने लिख दिया 1833। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे कहीं हमने लिख दिया पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट लिखा, एक्ट लिख दिया और यहाँ पे हमने रेगुलेटिंग एक्ट लिख दिया। एक्ट लिखा और यहाँ पे हमने चार्टर एक्ट लिखा। एक्ट लिखा। तो यहाँ दोस्तों आपको यह ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर आप जब यह जानते रहेंगे कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट का निर्माण हुआ और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट का निर्माण हुआ, तो आप अपने ये कूट वाले प्रश्नों को ऐसे मिला सकते हैं। तो यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि यहाँ जो जो नाम लिखे हुए हैं, जैसे आपने देखा 1909 का है तो यह मार्लियामेंटो सुधार है, तो कभी कभी सिर्फ यही पूछ देता है कि 1909 के अधिनियम का आप नाम बताइए। तो आपको यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि 1909 का अधिनियम मार्लियामेंटो अधिनियम है और 1919 के अधिनियम को चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, कभी कभी यहाँ पे चेम्सफोर्ड की जगह ममफोर्ड भी दिया रहता है, तो आप कभी कंफ्यूज मत करिएगा कि ये ममफोर्ड कौन है। चेम्सफोर्ड को ही ममफोर्ड कहा जाता है। मैंने इसलिए कहा कि कभी हमको प्रतियोगी परीक्षा में ममफोर्ड सुधार मिला तो मैंने सोचा भाई ये ममफोर्ड सुधार क्या है, तो बाद में हमको पता चला कि ममफोर्ड चेम्सफोर्ड एक ही बात है और एक ही करके पूछा जाता है। और चूंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में यह जानना चाहते हैं कि आपने कैसा अध्ययन किया है, कितना अध्ययन किया है, कितना आप जान रहे हैं, तो कभी कभी टर्मोलॉजी को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत करिएगा और आप इन अधिनियमों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इन चीज़ों को आप जानिएगा। आज तो जो हमने चर्चा की है मेन पार्टों की चर्चा की है और जिसकी चर्चा की है वह आपको मिलेगा। जैसे अभी हमने जो आपके रेगुलेटिंग एक्ट की चर्चा की, तो रेगुलेटिंग एक्ट में हमने कहा कि भाई इसके द्वारा कलकत्ते में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो इसमें एक प्रश्न सबसे पहले यही बन जाता है कि कंपनी के शासन को अधिनियमित करने के लिए, चलाने के लिए अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कौन सा नियम बनाया।
तो आप ये जानिए कि रेगुलेटिंग एक्ट नियम बनाया। वास्तव में देखा जाए तो इसी अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत होती है। जैसे आप जानते हैं केंद्रीय प्रशासन से क्या है, आप देखिए जैसे हमने ये बना दिया, ये हमने सर्किल बना दिया। अगर ये केंद्र सरकार है तो इसको यहीं से हम केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत हमारे यही आती है। हमारे यहाँ सरकार के 3 स्तर होते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे, ये केंद्र सरकार, उसके बाद ये राज्य सरकारें, और परिधि पे कहीं हमारी स्थानीय सरकारें, जिनको हम स्थानीय स्वशासन के रूप में, पंचायती राज के रूप में और नगर प्रशासन के रूप में जानते हैं दोस्तों। तो उसकी नींव, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? आपके इसी जगह से होती है कि केंद्रीय प्रशासन का स्वरूप का क्या रहेगा। जैसे गवर्नर जो होता था उसकी एक कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी और गवर्नर जो था वो शासन प्रमुख हुआ करता था। तो इस एक्ट से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कहीं न कहीं यह बातें हमारे सामने आती हैं। तो दोस्तों आपको बहुत ही ज़रूरी है कि आप भारत के संवैधानिक इतिहास के संदर्भ में अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए इन नियमों को जानें और इन नियमों का भारतीय संवैधानिक विकास में क्या महत्व है, भारत के संविधान के विकास में इनका महत्व क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, इनको आप अच्छी तरह से जानें। तो आज जो है कि दोस्तों हम यहाँ तक अपनी बात को लाते हैं और आगे आने वाले दिनों में हम इन अधिनियमों की एक एक विशेषताओं को, एक एक महत्वपूर्ण बातों को आपसे इस पे चर्चा की जाएगी। तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों में इसको जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, जिससे उनको भी लाभ हो।